जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के पहले क्लास की। जी हां दोस्तों, आप सबों को मालूम है कि आपके हर एक परीक्षा में पीरियोडिक टेबल से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं और एक वक्त तो ऐसा लगता है कि जो सवाल पूछे गए हैं वो जाना हुआ है और जैसे ही हम लोग आंसर टिक करते हैं वो गलत हो जाता है। मेरे मित्र, इसके पीछे का कारण क्या है? पीरियोडिक टेबल चैप्टर का सही कंसेप्ट ना होना। और अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो मेरे मित्र बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आज के बाद से आपको इस चैप्टर में या इस टॉपिक में कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही मेरे मित्र, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, हम सभी डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल से संबंधित एमसीक्यू की। तो आप सभी ये ध्यान में रखिएगा, पहला चीज कि सर ये आवर्त सारणी क्या होता है। ध्यान में रखेंगे कि पीरियोडिक टेबल की जब भी हम लोग बात करते हैं तो इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? आवर्त सारणी। और मेरे मित्र शॉर्ट फॉर्म इसका क्या लिखते हैं? हम लोग पीटी लिखते हैं। आप सबों को मालूम है कि ये जो आवर्त सारणी है ये किस चीज की सारणी है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी 118 तत्वों की सारणी है। यानी कि आवर्त सारणी में 118 तत्व जो है वो क्या है सर? सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज है। तो पहला सवाल यहां पे ये आ जाता है कि सर आवर्त सारणी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? मेरे मित्र, अगर हम आपको ये कह दें कि आप आज जो है वो 100 तत्व का जो नेम है और उसका जो एटॉमिक मास है उसको याद कर लीजिएगा और शाम में हम आपसे पूछेंगे तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी संभव नहीं है, एक खातिर तो हमारा 13 गो वीडियो देखना पड़ेगा, ट्रिक लगाना पड़ेगा। मेरे मित्र, सेम समस्या जिस वक्त आवर्त सारणी बन रही थी उस वक्त के वैज्ञानिकों के पास भी थी, क्योंकि वैज्ञानिक नए नए तत्वों के खोज से पूरी तरीके से प्रभावित थे और वो तत्वों के गुणों के बारे में सर एक्सप्लेन करने के लिए पूरी तरीके से उत्साहित थे। लेकिन समस्या उनके पास भी थी कि ये इतने सारे तत्व को हम एक साथ अगर इसके अलग अलग गुणों को याद करने की कोशिश करेंगे तो कैसे संभव हो पाएगा। उस वक्त के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अपना सर दिमाग लगाना शुरू कर दिया और वो हमेशा इस चीज के लिए तत्पर थे कि अगर तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है तो हम क्या करेंगे? समान गुण वाले तत्वों को एक समूह में रख करके सर उस समूह का जो गुण है उसको अध्ययन कर लेंगे और उस समूह के अंतर्गत जितने भी तत्व आएंगे उन सभी का गुण हमें समझ में आ जाएगा। तो ये चीजें उस वक्त वैज्ञानिकों को सर क्या लगी? आसान लगी। और इसी क्रम में बहुत सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने तत्वों के गुणों को समझने का प्रयास करा और अपना अपना सर अलग अलग रूल, अपना अपना अलग अलग लॉ बनाते सर वो चले गए। और लास्ट में मेरे मित्र हमारे सामने मोसले साहब आए जिन्होंने क्या करा? तो सर अभी जो हम लोग आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं वो बना करके दिया। तो सवाल ये है कि सर हमारे एग्जाम में इससे संबंधित सवाल क्या पूछे जाएंगे? मेरे मित्र, आपके एग्जाम में इस आवर्त सारणी से संबंधित जो सवाल पूछे जाएंगे वो क्या है? तो सर इस आवर्त सारणी को बनाने में अलग अलग वैज्ञानिकों का क्या रोल रहा है और साथ ही साथ आवर्त सारणी में जो 118 तत्व आवर्त और वर्ग में अरेंज हैं उसकी विशेषता क्या है, उस आवर्त और उस वर्ग की सर प्रॉपर्टीज क्या है, इससे संबंधित आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो जब भी आपसे कोई ये सवाल पूछे कि आवर्त सारणी क्या है तो आप कहेंगे 118 तत्वों के गुणों को आसानी से और सरलता से समझने के लिए बनाई गई सारणी क्या कहलाती है? आवर्त सारणी कहलाती है। अब अगर फिर दूसरा आदमी आपसे ये सवाल दाग दे कि ये बताओ कि आवर्त सारणी को बनाने में किन किन वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण रोल रहा है, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आवर्त सारणी हम सभी अभी पढ़ रहे हैं उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, जो कि मोसले के द्वारा बनाया गया था। लेकिन मोसले से पहले भी सर बहुत ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना प्रयास करा था। सर लभवाजे भी आते हैं, तत्वों के गुणों को समझने का प्रयास इन्होंने भी करा, प्राउस्ट ने भी करा, सर डूमा नामक वैज्ञानिक ने भी करा, बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे। लेकिन जो आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं सर उनमें से 4 वैज्ञानिक महत्वपूर्ण है। कौन कौन सा है सर? तो ध्यान में रखेंगे कि आवर्त सारणी को बनाने का प्रथम प्रयास जो है, या आप कह सकते हो कि आवर्त सारणी के तत्वों को सही तरीके से उसके गुणों के साथ समझने का जो एक सिस्टमेटिक प्रथम प्रयास किया गया था वो तो सर आप कह सकते हो कि मतलब लभवाजे के टाइम से ही शुरू था, प्राउस्ट के टाइम से ही शुरू था, डूमा के टाइम से ही शुरू था। लेकिन जो मेन रोल रहा, जहां से चीजें क्लिक हुई सर वो क्या थे? तो सर डॉबराइनर क्या थे सर? डोब्राइनर का आवर्त सारणी या डोब्राइनर का ट्राइड रूल।
डोब्राइनर का ट्राइड रूल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, डोब्राइनर का त्रियक नियम कहते हैं या त्रिक नियम कहते हैं। सर याद रखेंगे कि डोब्राइनर का तत्वों के गुणों को समझने में एक महत्वपूर्ण रोल रहा है सर डोब्राइनर के इस ट्राइड रूल यानी कि त्रियक नियम का। ध्यान में रखिएगा कि आपके एग्जाम में यह सवाल भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने त्रियक नियम दिया था, तो आप सभी कहेंगे डोब्राइनर ने ट्राइड रूल दिया था। मेरे मित्र, इसके बाद जो तत्वों के गुणों को समझने का प्रयास किया गया वो किसके द्वारा, सर न्यूलैंड के द्वारा। किस रूल से, तो सर न्यूलैंड के अष्टक नियम के सहारे तत्वों के गुणों को समझने का प्रयास किया गया। और चला जो अष्टक नियम है इसी को हम लोग इंग्लिश में ऑक्टेव रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्टेव रूल कहते हैं। और मेरे मित्र न्यूलैंड साहब भी फेल हो गए। तब जो आए वो कौन थे, सर मेंडलीफ थे। तब कौन आए सर, मेंडलीफ आए। और मेरे मित्र मेंडलीफ के आवर्त सारणी में भी कुछ ना कुछ त्रुटि थी, जिसको सुधारने के लिए किसको आना पड़ा, मेरे मित्र मॉसले को आना पड़ा। किसको आना पड़ा, मॉसले को आना पड़ा। और भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आपके एग्जाम में डोब्राइनर ट्राइड रूल, न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल, मेंडलीफ पीरियोडिक रूल, मॉसले पीरियोडिक रूल, इन सभी से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। और साथ में मेरे मित्र जो आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं वो क्या है, तो सर आवर्त और वर्ग की विशेषता से संबंधित भी सवाल पूछे जाते हैं। आवर्त एवं वर्ग की विशेषता से संबंधित भी सवाल पूछे जाते हैं। अब मोटे तौर पे आप सभी ये ध्यान में रखना कि आवर्त सारणी में आवर्त और वर्ग क्या होता है। तो मेरे मित्र आवर्त सारणी में जो क्षैतिज रेखाएं होती है इसको हम लोग आवर्त कहते हैं, और जो उदग रेखाएं होती है इसको हम लोग वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। आपने इसको सर जब भी पढ़ा है तो एक भय के माहौल से पढ़ा है कि चीजें इतनी जटिल होगी कि ये हमें समझ में ही नहीं आएगी। लेकिन मेरे मित्र आपको परेशान नहीं होना है। हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इन सभी से संबंधित एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। और मैंने एमसीक्यू को इस तरीके से अरेंज करा है कि आपने थ्योरी पढ़ा है नहीं पढ़ा है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप पूरे सेशन को अटेंड कर लेते हैं तो मेरे मित्र आप 100% पीरियोडिक टेबल से संबंधित पूछे जाने वाले सवाल का उत्तर देने के लिए कैपेबल होंगे। आप कहेंगे तो सर फिर ये बताओ कि डोब्राइनर के ट्राइड से संबंधित क्या महत्वपूर्ण एमसीक्यू पूछे गए हैं। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो पहला क्वेश्चन डोब्राइनर ट्राइड से संबंधित आपके सामने देखने को मिलता है वो क्या है कि डोब्राइनर के त्रिक की उपलब्धि क्या थी। यानी कि आप सभी ये ध्यान में रखेंगे पहला चीज तो ये, अब ध्यान दो, एमसीक्यू लगाने का मतलब सिर्फ आंसर करना नहीं होता है। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका मर्म क्या है और उससे सवाल अगर बन पड़ते हैं तो क्यों ना डिस्कस करो। आपसे सवाल करा जा रहा है कि डोब्राइनर के त्रिक की उपलब्धि, तो आप सभी ने अभी जस्ट देखा कि जब भी डोब्राइनर की बात की जाएगी हम लोग पीरियोडिक टेबल से कनेक्ट करेंगे। और पीरियोडिक टेबल में त्रियक नियम है, तो आपके एग्जाम में कई बार यह सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर त्रियक नियम का प्रतिपादन करा था। आप हंस के कहेंगे डोब्राइनर ने करा था। सवाल यह है कि गुरुजी डोब्राइनर ट्राइड क्या था। मेरे मित्र वही पूछा जा रहा है कि डोब्राइनर के त्रिक की उपलब्धि क्या थी। पहला ऑप्शन है कि अणुओं की परमाणुकता का अध्ययन करने का पहला प्रयास। दूसरा है तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमान के साथ जोड़ने का पहला प्रयास। तत्वों के रंग का अध्ययन करने का पहला प्रयास। परमाणुओं के आकार का अध्ययन करने का पहला प्रयास। अब मेरे मित्र अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं और कुछ नहीं जान रहे हैं, बहुत कुछ जान रहे हैं तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, सिंसियर स्टूडेंट हैं और आपने सर इसको मतलब ऐसे लिया कि वीडियो देख लेते हैं चलो कि आवर्त सारणी हमें नहीं मालूम है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी आपने तो अभी जस्ट बताया है कि आवर्त सारणी से संबंधित डोब्राइनर का ट्राइड था और आवर्त सारणी जो है वो तत्वों के गुणों को समझने के लिए है। तो अगर हम मेरे मित्र इसमें से ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करें तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी पहला ऑप्शन में अणुओं की परमाणुकता का अध्ययन करने का पहला प्रयास, तो हमने आपको आवर्त सारणी में परमाणुकता को नहीं जोड़ा। आप कहेंगे पहला ऑप्शन तो चला गया। अब दूसरा ऑप्शन है तत्वों के गुण धर्मों को परमाणु द्रव्यमान के साथ जोड़ने का प्रयास। तो मेरे मित्र यहां पे तत्वों के गुण धर्म की बात की जा रही है और हमने आपको बताया कि आवर्त सारणी तत्वों के गुणों को आसानी से समझने के लिए बनाई गई एक सारणी है। तो आप कहेंगे सर इसमें हमको थोड़ा सा क्या लग रहा है, उम्मीद लग रहा है, तो इसको हम लोग अलग रखते हैं। और फिर मेरे मित्र तत्वों के रंग का अध्ययन, हमने आपको नहीं बताया कि आवर्त सारणी तत्वों के रंग के अध्ययन के लिए है। जबकि चौथा है परमाणुओं के आकार का अध्ययन करने के लिए, सर ये भी नहीं बताया। तो भाई मेरे आप बता दो कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चला जी, कंसेप्ट का एलॉबरेशन कुछ इस तरीके से होता है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये तो तुक्का मार सवाल था, लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाए कि जो डोब्राइनर का ट्राइड रूल है, त्रियक नियम है, ये क्या है, तो चला लिख लो, बस
एक ही रूल है, एक आप सबों को याद रखना है। लिखने से पहले इसको समझो सर, समझना आपके लिए जरूरी है। ध्यान दीजिएगा कि डॉबरेनर ने तत्वों के गुणों को समझने के लिए क्या किया, उन्होंने सर 3 तत्वों का समूह बनाया। कितने तत्वों का चला? 3 तत्वों का समूह बनाया। अब हम 3 तत्व ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं। चला, हम मान लेते हैं कि जो 3 तत्व है हमारा वो क्या है, तो ए है, बी है और सी है। ये 3 तत्व ले लिए और इस तीनों तत्व को हमने कैसे सजाया है सर, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में। मैं यहां पे लिख दूं ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो पाए। बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में। अब इसका परमाणु द्रव्यमान क्या है नहीं है उससे हमें अभी कोई लेना देना नहीं है। डॉबरेनर ने 3 तत्व लिया, ए बी सी मान लेते हैं, और उसको उन्होंने बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में कुछ इस तरीके से अरेंज कर दिया। अब इस तरीके से अरेंज करने के बाद डॉबरेनर ने क्या बताया, डॉबरेनर ने बताया कि ये जो किनारे का 2 तत्व है ए और सी, किनारे का जो 2 तत्व है ए और सी, इसके परमाणु द्रव्यमान का औसत जो होगा वो सर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। मतलब अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डॉबरेनर ट्राइड्स वी कैन से दैट सर बी का जो परमाणु द्रव्यमान होगा, बी का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, तो सर किनारे के दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा, यानी कि ए प्लस C/2 होगा। अब मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि इसी को डॉबरेनर साहब ने क्या करा, एक स्टेटमेंट में पिरो दिया कि अगर 3 तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो किनारे के 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का जो औसत होगा वो बीच के तत्वों का परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। फिर से समझिएगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये चीज अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा कि डॉबरेनर ने 3 तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया, और जो बढ़ते क्रम में सजाया तो उन्होंने क्या करा और उन्होंने क्या बताया कि किनारे के दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का जो औसत है वो बीच वाले तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बराबर है। या फिर आप कह सकते हैं कि बीच के तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो है वो किनारे के दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा। और इसी बेस पे मेरे मित्र डॉबरेनर ने क्या करा सर, उस वक्त 3 ट्राइड्स की खोज करा। आप कहेंगे सर यही तो याद नहीं रहता है। मेरे मित्र बिल्कुल याद रहेगा। ध्यान दीजिएगा कि डॉबरेनर ने जो उस वक्त 3 ट्राइड की खोज करा था उसमें क्या था, तो सर पहला था लिथियम, फिर था सर सोडियम, दूसरा था पोटेशियम, तीसरा था आपका पोटेशियम। इसके बाद क्या था, तो सर इसके बाद था कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम, और फिर क्या था सर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मेरे मित्र यही 3 क्या है आप सभी ध्यान में रखेंगे, डॉबरेनर का ट्राइड से क्या है, डॉबरेनर का त्रियक है। और भाई मेरे आप सभी ये ध्यान में रखना कि इसको हम आसानी से याद भी रख सकते हैं। अब कई सारे छात्रों को याद नहीं रहता है, जबकि मेरे मित्र चीजें इतनी अपडेटेड हो गई है कि आपके एग्जाम में इस ट्राइड से संबंधित भी सवाल पूछे जाते हैं और आपको ये याद रखना बहुत ही जरूरी है। आप कहेंगे कैसे याद रहेगा, मैंने आपको कई बार बताया है, लीना के केसरबा चल ब्रो आयोडीन लाने। ट्रिक ये लिख लीजिएगा, यहां पे आपका काम सर यहां पे हो जाएगा। क्या लिखेंगे, लीना के केसरबा चल ब्रो आयोडीन लाने। ठीक है, अब लीना के तो LINA के, तो सर लिथियम सोडियम पोटेशियम पहला ट्राइड। अब कैसरबा तो सर इसको CA रख लीजिए, और सर को यहां पे SR, अब बेरियम है तो BA कर दीजिए। तो मेरे मित्र लीना के कैसरबा, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और फिर चल, तो मेरे मित्र चल को आप थोड़ा सा व्हाट्सएप वाला फॉर्म अपना लीजिए, Cl लिख सकते हैं, ब्रो को Br लिख सकते हैं, आयोडीन तो यहाँ पे है ये है। तो बताइए कि आपको इसको याद रखने में क्या कोई तकलीफ होगी, बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। और डॉबरेनर के अनुसार सर ये नियम भी बिल्कुल सत्य था। आप सबों को मालूम है कि जो लिथियम है इसका एटॉमिक मास कितना होता है सर 7 होता है, और जो पोटेशियम है इसका एटॉमिक मास हम लोग कितना लेते हैं, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी जो पोटेशियम है इसका एटॉमिक मास हम लोग 20 के आसपास लेते हैं। तो भाई मेरे जो आपका पोटेशियम 20 कह रहे हैं, पोटेशियम का हम लोग सर 38 लेते हैं। क्या कहते हैं सर, पोटेशियम 19-38 होता है, तो 38 और 7 कितना होता है, आप कहेंगे सर 45 हो जाएगा। अब बटा 2 कर दीजिए, तो आप क्या कहते हैं सर 23.5
सॉरी 22.5 होगा, जो कि आपका सर सोडियम के एटॉमिक मास 23 के बराबर है, सोडियम 11 23 के बराबर है। तो अप्रोक्स इन्होंने इस चीज को समझाने का प्रयास करा कि अगर तीन तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो मेरे मित्र जो उसका किनारे के दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा वो बीच के परमाणु द्रव्यमान का, बीच के जो तत्व होंगे उसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर होंगे। अब इतने कंसेप्ट के बाद मेरे मित्र जब आप अगला क्वेश्चन पे आएंगे तो आप उसको सॉल्व करने में कोई देरी नहीं करेंगे। कहा जा रहा है कि डॉबराइनर के अनुसार निम्न में से कौन सा सत्य है। अब आपको बताना है चला कि त्रिक के पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का योगफल दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, क्या है? तो यहां पे योगफल की बात की जा रही है, जबकि हमने क्या कहा कि सर परमाणु द्रव्यमान का औसत किसका, तो सर पहले और तीसरे तत्वों का, तो योगफल होगा चला। आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन तो आउट हो गया। दूसरा, त्रिक के पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का समांतर माध्य दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। मेरे मित्र यह बात बिल्कुल ही सत्य है, क्योंकि समांतर माध्य मतलब अर्थमेटिक मीन की बात कर रहे हैं। तो आप कहेंगे सर इसको हम थोड़ा साइड में रखते हैं। तीसरा पढ़िए कि त्रिक के पहले और दूसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का योगफल पहला और दूसरा कहा जा रहा है, यह तो सर पहले ही गलत हो गया। और त्रिक के दूसरे और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का समांतर माध्य पहले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। सर पहला तत्व कहां, पहला तत्व कहां, तो दूसरा का तत्व के बराबर होगा। पूछा जा रहा है कि कौन सा सत्य है, तो केवल ऑप्शन नंबर बी सत्य है। चला अगला सवाल देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक डॉबराइनर का त्रिक नहीं है। अब बताओ नहीं बनेगा ये सवाल? आपको याद है ना याद है? क्या कहिएगा? लीना के केसर बा चल ब्रो आयोडीन लाने, तो लीना के केसर बा चल ब्रो आयोडीन लाने। सर ये जो है ये डॉबराइनर का ट्राइड नहीं है, और हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा त्रिक डॉबराइनर का त्रिक नहीं है, तो हम कहेंगे सर नाइट्रोजन फास्फोरस और जो एंटीमनी है, सर जो एंटीमनी है ये सर डॉबराइनर का ट्राइड नहीं है। अगला सवाल देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 कि डॉबराइनर के त्रिक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चला जी, इसके ढर को लिख करके परेशान मत होइएगा। कहा जा रहा है कि त्रिक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। जितना हम बताए हैं उतने आपको जानना है। क्या कहिएगा कि पहला ऑप्शन है कि यदि तीन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो मैथ में तो आरोही और अवरोही पढ़ा होगा। चला आरोही मने बढ़ते क्रम, अवरोही मने घटते क्रम। तो यहां पे कहा जा रहा है ये अवरोही क्रम, तो क्या कहिएगा कि गुरुजी तो घटते क्रम की बात की जा रही है, जबकि आप यहां पे पढ़ाए हैं, आप यहां पे पढ़ाए हैं कि बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान। तो मतलब साफ है कि हम सर जब बात करेंगे परमाणु द्रव्यमान के क्रम की तो वो बढ़ते हुए होगा, जबकि यहां पे घटते कहा जा रहा है। तो चला गलत न कहा जा रहा है। अगला सवाल देखो कि क्लोरीन, ब्रोमीन और ये 1 नहीं होगा, चला आई होगा, आयोडीन डॉबराइनर त्रिक बनाते हैं। सर ये बात बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि यदि तीन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में है, आगे आरोही क्रम बोले तो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होता है। सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और फिर है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम डॉबराइनर त्रिक बनाते हैं, यह बात भी बिल्कुल सही है। पूछा जा रहा है कि कथन सही नहीं है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, इसीलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताओ चिल्ला पीरियोडिक टेबल में कुछ है? कुछ नहीं है। बस जरूरत क्या है सर, चीजों को इस तरीके से सेट करने की ताकि आप उसको जीवन में कभी भूलो ही नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसी चीज को रटते कि डॉबराइनर के अनुसार, डॉबराइनर ने बताया अकॉर्डिंग टू डॉबराइनर। अरे भाई बात क्या है पहले वो तो समझो। हम लोग सीधे ये कहेंगे कि डॉबराइनर ने तीन तत्व लिया और तीनों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया, और सजाने के बाद उन्होंने बताया कि बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान किनारे के दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा। अब ये बात अगर ऑप्शन में मिलेगा तो ठीक, नहीं मिल रहा है तो एकदम कट्टम कुट्टा करेंगे। अगला सवाल देखिए चला, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि तीन तत्व का कौन सा समुच्चय डॉबराइनर त्रिक बनाता नहीं है। बताइए ना बनेगा। आप कहिएगा कि सर यो बनाता है, यो बनाता है, यो बनाता है, जबकि फेरस कोबाल्ट और निकेल ना बनाता
लगता है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बताइए एकरा खातिर आपको कंसेप्ट करना होगा, क्या कहिएगा, लीना के केसर बाद चल ब्रो आयोडीन लाने। जितना बताएं चला क्वेश्चन भी उसी तरीके से पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये चीज आप याद रखिएगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 कि डॉबराइनर के समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, इसके लिए उन्होंने कितने तत्वों वाले कुछ समूह की पहचान की। कितने तत्व चला, तो आप कहेंगे सर 3 गो था, लीना, लीना के, केसरबा, चल ब्रो, आयोडीन लाने। तो मेरे मित्र सही आंसर आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा ध्यान रखिएगा, हम बार बार बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान कह रहे हैं, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान कह रहे हैं, तो कभी कभी एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है कि डॉबराइनर ट्राइड्स जो है वो निम्नलिखित में से किस पे आधारित था, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या और परमाणु द्रव्यमान, नन ऑफ दीज। क्या होगा आंसर, नीचे कमेंट करके बताइएगा। चला जी, अगला सवाल देख लीजिए कि डॉबराइनर के त्रिक के अनुसार इनमें से कौन सा तत्व कैल्शियम और बेरियम के मध्य स्थित हो सकता है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40.1 और बेरियम का परमाणु द्रव्यमान 137.3 है। तो मेरे मित्र केसरबा, कैल्शियम, एस्ट्रांसियम और बेरियम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जहां पे एस्ट्रांसियम है टिक मार दो चिल्ला, 100% आंसर सही होगा। अब आप कहेंगे सर सॉल्व भी करके देख सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब दिया है कि सर कैल्शियम और बेरियम के मध्य स्थित होता है, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास आप कहेंगे 40.1 और बेरियम का 137.3 बटा 2 कर दो, किसके बराबर आएगा सर, एस्ट्रांसियम के एटॉमिक मास के बराबर आएगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि डॉबराइनर त्रिक के प्रथम और तृतीय सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है, इस त्रिक का दूसरा सदस्य है आयोडीन, सल्फर, कैल्शियम, आर्सेनिक। मेरे मित्र ये क्वेश्चन आपके एएलपी 2018 एग्जाम में पूछा गया है, सीबीटी 1 में बनेगा आपसे। आप कहेंगे गुरुजी ये वाला आप ट्राइड तो कहीं बताए ही नहीं, बिल्कुल नहीं बताए, लेकिन क्या हमने आपको कंसेप्ट नहीं बताया है, आप कहेंगे बिल्कुल। मेरे भाई यहां पे कहा जा रहा है कि डॉबराइनर के त्रिक के प्रथम और तृतीय सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है, तो चला आप सबों को मालूम होना चाहिए कि जो फास्फोरस है इसका एटॉमिक मास कितना होता है। फास्फोरस का एटॉमिक मास कितना होता है, आप कहेंगे गुरुजी 31 होता है, और जो एंटीमनी है इसका एटॉमिक मास कितना होता है, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी 121 होता है। अब प्रथम और तृतीय सदस्य ये है, तो बीच में तो कोई होगा, आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे मित्र पहले आप इसका औसत निकाल लीजिए, 31 प्लस 121 बटा 2 क्या हो जाएगा, 1 1 2 और 3 2 5 और फिर क्या होगा, आप कहेंगे सर 152 बटा 2 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अच्छा 152 बटा ही 2 होगा, बिल्कुल सही है सर। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या कहिएगा कि सर 2 सतह 14 हो जाएगा, 2 सतह 14 और आपका बच गया 1 और 2 छाके 12, तो 6 दूना 12 और 7 दूना 14 1 15, हाँ सर 76। अब मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि जो आयोडीन है इसका एटॉमिक मास कितना होता है, आयोडीन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो हम लोग सर 127 के अप्रॉक्स मानते हैं। सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है सर, सल्फर जो है वो हम लोग 1632 लेते हैं, फास्फोरस 1531 और सल्फर 1632 लेते हैं। और मेरे मित्र कैल्शियम 2040 और आर्सेनिक आपका कितना होता है, तो याद रखिएगा आर्सेनिक जो है उसको हम लोग 75 लेते हैं इसका एटॉमिक मास, जबकि यहां पे कितना आया है सर, आर्सेनिक का 74.9 कुछ के समथिंग लेते हैं, तो हमने राउंड फिगर में 75 लिख दिया और आया कितना 76, किसके नजदीक है, आर्सेनिक के नजदीक। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डॉबराइनर बाबा ने जो ट्राइड बताया उसमें यह बताया कि जो किनारे के दोनों तत्वों का परमाणु द्रव्यमान का औसत है वो बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के लगभग बराबर होगा, एग्जैक्ट बराबर नहीं होगा। तो मेरे मित्र लगभग सर 76 से पहले 75 ना आता है, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा डॉबराइनर त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल है। मेरे मित्र क्या कहोगे कि गुरुजी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कि डॉबराइनर ने उत्प्रेरक के रूप में डैश पर पहला अवलोकन किया। मेरे मित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। जनरली हम लोग डॉबराइनर साहब को आवर्त सारणी की, डॉबराइनर ट्राइड रूल की खोज की, इसके बारे में जानते हैं, लेकिन आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि डॉबराइनर ने सर
प्लेटिनम को एज अ उत्प्रेरक के रूप में खोजा था, और सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जब भी ये सवाल आए कि डब्रेनर ने उत्प्रेरक के रूप में डैश पर पहला अवलोकन किया, आप कहेंगे सर पीटी यानी कि प्लेटिनम। क्या कहिएगा? पीटी यानी कि प्लेटिनम। भाई मेरे अगला सवाल आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, कि उस जर्मन रासायनिक का नाम बताएं जिसने 1817 में तत्वों की त्रिक समूहबद्ध किया था। तो तत्वों का जो ट्राइड रूल है वो कब खोजा गया? आप कहेंगे 1817 में। किसने खोजा? मेरे मित्र, इस क्वेश्चन का आंसर होमवर्क के रूप में आप सबों को छोड़ के जा रहा हूं। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरे ख्याल से डब्रेनर ट्राइड से संबंधित जो भी कंसेप्ट मैंने आपको बताया है उसको आप बखूबी समझ पाए होंगे। और अब आपको डब्रेनर ट्राइड से संबंधित किसी भी प्रकार का सवाल दे दिया जाए, मेरे मित्र, आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही आप सबों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी छात्र आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ करके साइंस को जीरो से हीरो करना चाह रहे हैं, तो मेरे मित्र आप सभी का स्वागत रहेगा इस साइंस स्पेशल लाइव फाउंडेशन बैच में। ध्यान में रखिएगा, ये बैच आपका लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों है, यानी कि आप लाइव नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड वीडियो आपके लिए अवेलेबल होगा। आपको जितनी बार मर्जी हो आप उतनी बार देख सकते हैं। इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों करवाया जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री के जो थ्योरी और न्यूमेरिकल है सर वो पूरा तरीके से कंप्लीट होगा, और साथ में जो आपका अपडेटेड पीवाईक्यू है, न्यूमेरिकल है, इन सभी का ई बुक भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि आगामी भर्ती परीक्षा के लिए नए पैटर्न के हिसाब से आप साइंस में लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहो। और ध्यान में रखेंगे कि इस बैच से संबंधित आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए तो मेरे मित्र आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये बैच आपको कहां मिलेगा? द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिलेगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही मेरे मित्र उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।